आप सभी को प्रतिभा का नमस्कार। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार विधायक डॉक्टर रागिनी हमारे साथ हैं। स्वागत है रागिनी जी आपका। थैंक यू प्रतिभा जी। आप काफ़ी कई क्वेश्चंस उठाती हैं, सोशल इश्यूज़ पर काफ़ी क्वेश्चन उठाती हैं, तो जितने क्वेश्चंस के आपके आंसर आते हैं सत्ता पक्ष से, जो सरकार की ओर से जो आपको आंसर मिलते हैं, क्या आप पूरी तरह सेटिस्फाई होते हैं? देखिए, मैं तो बहुत ही अभी न्यू हूँ इस प्रोफेशन में और राजनीति में, और अभी तक के 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं मार्च में। और अभी तक जितने भी सत्र हुए हैं, मुझे ऐसा लगा है कि जितने भी सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं, कभी भी किसी का भी सही उत्तर या फिर आपको सेटिस्फाई करने वाला आंसर नहीं मिला है सदन में। और एनडीए की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उनके पास आंसर्स है भी नहीं कि वो दे विपक्ष को। लेकिन वो तो कहते कि नहीं, कानून व्यवस्था सही है, सुरक्षा के मामले में सारी, मतलब कई कुछ भी सवाल आप करिए तो विपक्ष के पास जैसे नहीं, बिल्कुल कहते कि नहीं, विपक्ष को झूठा बना देते हैं। देखिए, सिर्फ उन्हें वाहवाही लूटने का शौक है। और मुझे ये लगता है कि संविधान की ये बड़ी ही खूबसूरती है कि उसमें सिक्के के 2 पहलू की तरह एक तरफ सत्ता बैठती है, एक तरफ विपक्ष बैठता है। और अगर सत्ता सबसे ज़्यादा किसी से डरती है तो वो विपक्ष से डरती है, क्योंकि उसे पता है कि ये आवाज़ जो है वो डायरेक्ट जनता की आवाज़ है। आज सत्र जो है, सदन शीतकालीन का फर्स्ट डे था, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि संभल में इतना बड़ा हादसा हुआ और उस पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है और उसकी वजह से ये स्थगित हुआ। उस दौरान खन्ना जी के द्वारा ये कहना कि विपक्ष का तो काम ही है सिर्फ चिल्लाना, और उस पर जब मेरा मौका आया प्रश्न पूछने का, तो मैंने ये कहा भी कि आज अगर जनता और विपक्ष चिल्ला रही है तो कहीं ना कहीं सरकार बहरी है और इसलिए हमें चिल्लाना पड़ रहा है। क्या लगता है, आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो क्या लगता है स्वास्थ्य सेवाओं से, आप जो सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बहुत निराशा है। मैं बीइंग अ डॉक्टर भी इस चीज़ के लिए, जब मैं एम्स में काम कर रही थी उस समय कोविड आया, और कोविड के बाद आई टुक अ डिसीजन कि नहीं, पढ़े लिखे लोगों को जिन्होंने सही में फील्ड में उस तरीके से काम किया है, उन सिचुएशंस को देखा है, जब वो निर्णायक के रूप में काम करेंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो शायद वो एक अलग तरीके की इमेजिनरी विजन के साथ मैंने सोचा कि एक अलग परिवेश होगा, एक अलग भारत बनेगा, और उस सोच को लेकर के मैं राजनीति में आई। और आज जब मैं चिकित्सा विभाग को देखती हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को देखती हूँ, मेडिकल कॉलेजेस को देखती हूँ। अभी इस सत्र से जस्ट पहले मैंने विधानसभा में मेडिकल कॉलेजेस की फ़ोटोज़ के साथ जो है सदन में मुद्दे को उठाया था कि आज मेडिकल कॉलेजेस बनने से पहले जो है खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे बीमार पड़ रहे हैं तो हम पेशेंट्स का क्या इलाज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज भी मेरा हेल्थ सिस्टम पे क्वेश्चन था, बिकॉज पिछली बार जब मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से क्वेश्चन किया था तो वो बेचारे इतने परेशान रहते हैं क्योंकि इतना बड़ा विभाग है और वो स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री हैं, और उसके बावजूद भी उनके विभाग की ये दुर्दशा की वजह से उनकी कई बार शब्दों में नियमता, और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि शब्दों को चुनने में उनसे जो है कठिनाइयाँ होती हैं, और बौखलाहट भी आ जाती है जवाब देने में। पिछली बार भी आंसर देते समय वो बौखला गए थे, और इस बार तो चलिए वो बच ही गए कि उन्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं देना पड़ा। सो मेरा सिर्फ सिंपल ये कहना है कि विपक्ष हमेशा क्रिटिसिज्म के लिए नहीं होता है। विपक्ष का मेन मकसद ये है कि किस तरीके से सकारात्मक रूप से जो जनता की परेशानियां हैं उस पर डिस्कशन हो सके। जो सरकार जिसमें विफल हो रही है वो अपनी विफलताओं को समझे और उसको सही करने की कोशिश करे। क्या कमियां लगती हैं आपको? क्या लगता है क्या क्या कमियां हैं स्वास्थ्य विभाग में? क्या क्या कमियां हैं? मैं एज अ डॉक्टर अगर बताऊं, मैं जनपद जौनपुर से आती हूं। जनपद जौनपुर में डायलिसिस के लिए अभी सिर्फ हमारे पास 10 बेड्स हैं। अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बताऊं, जो कि मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरीके से अभी तक उत्तर दिए हैं, उन्हें आंकड़ों के बारे में ना जानकारी है ना कोई इंटरेस्ट है कि वो आंकड़ों को जाने। और आज उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि हमारे बीच में 5 करोड़ की आबादी जो है वो रक्तचाप की बीमारी से प्रभावित है, और साथ ही साथ 1 करोड़ की आबादी है जो इस समय डायबिटीज़ से जूझ रही है। और अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करें, उसकी वजह से चोट लगने और मौतों की बात करें, उसमें भी उत्तर प्रदेश टॉप पे है पूरे देश में। और इन सारी बीमारियों के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें अल्टीमेटली हमें आईसीयू चाहिए होता है। और आज आप देख लीजिए, पूरे जनपद, अगर बनारस की बात करें, एकमात्र बीएचयू है जहां आपको
निशुल्क आईसीयू मिल सकता है और वहाँ पे वेटिंग इतनी लंबी होती है कि पेशेंट वहाँ वेट करते करते अपने जान प्राण त्याग देते हैं। अगर हम इर्द गिर्द के जनपदों की बात करें, इर्द गिर्द में अगर हम जौनपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, बलिया की बात करें, मऊ की बात करें, हर जगह से पेशेंट्स रेफ़र होकर के बीएचयू में आ रहे हैं और बीएचयू में खुद उस जनपद के पेशेंट्स को नहीं ले पा रही है, बीएचयू के पास वो कैपेसिटी नहीं है। तो आज हमारा जो हेल्थ सिस्टम है इतनी दुर्दशा का शिकार हो चुका है, इतनी बुरी तरीके से वो परेशान हैं पेशेंट्स की आपके पास उनको भेजने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें, प्राइवेट सेक्टर्स में इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस में ब्रेन हैमरेज होने पे, स्ट्रोक होने पे, कोई भी इस तरीके की बीमारियां होने पे आप आईसीयू में अगर एडमिट करते हैं, वेंटिलेटर पे मरीज़ को डालते हैं और वो सारी जीवन रक्षक दवाइयाँ अगर देते हैं तो उस पेशेंट का जो बिल होता है पर डे का वो 20,000 से लेके 50,000 तक जाता है। और हम बात करते हैं आज विकास की, हम बात करते हैं कि एनडीए की सरकार ने ये चेंजेस ला दिए, वो चेंजेस ला दिए। आज हमारे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि हम जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो जब इस तरीके की बीमारियों से जूझ रहा है, क्योंकि हकीकत है, डेटा आपके सामने है, उसके बाद हम उनकी मदद कैसे करें। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के परिवेश में महिलाओं को ही अनसुना किया गया है, महिलाओं को एक पर्दे के पीछे रखा गया है और कोई अगर आना भी चाहती है तो वो प्रोत्साहन दिखाई नहीं देता है। और शायद यही कारण है कि उनके स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता नहीं मिलती है। एक महिला जननी होती है, इस पूरे संसार को आगे बढ़ाने वाली जो है, कोख में 9 महीने पाल करके जन्म देने वाली जो महिला है, जब वो सशक्त रहेगी, वो मजबूत रहेगी, वो स्वस्थ रहेगी मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, तब जाकर के जो उसकी प्रोजनी है, तब जाकर के ये जो अर्थ है वो उस हिसाब से विकसित होगा। लेकिन मैं जब ग्राउंड्स पे देखती हूँ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है, अगर आप उसकी बात करें, आज भी जो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बहुत सारे स्टेट्स हमारे इर्द गिर्द के, मैंने डेटा भी प्रस्तुत किया था जब सदन में बात की थी कि हमारे प्रदेश से बहुत छोटा प्रदेश है बिहार, बहुत पिछड़ा भी है, लेकिन फिर भी हमारा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट उनसे बहुत ज़्यादा है। हम कंपेयर इससे करते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। हम ये कंपेयर क्यों नहीं करते कि किस स्पीड से हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए। आज हमें बार बार वो दिखाते कि अरे पहले हम चींटी थे और अब हम उससे बढ़ करके और थोड़ी स्पीड करके हम कछुए पे आ गए। अरे आप यूँ क्यों नहीं देखते कि आपके इर्द गिर्द में अगर खरगोश हैं तो आपको भी अब खरगोश बन करके दौड़ना पड़ेगा। एज ए महिला आप एक विधायक चुन के, आप एक डॉक्टर से अब आप विधायक उस फील्ड में पहुंच गई हैं, सामाजिक फील्ड में पहुंच गई, तो आपने महिलाओं में क्या अंतर महसूस किया है? देखा होगा आपने, एकदम से अलग हटके आप एक ग्राउंड लेवल पर आप महिलाओं को देख रही हैं, तो उनकी किस तरह की उनकी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं जिनको आप महसूस कर रही हो? देखिए, एक हिचक है महिलाओं में। 70% आबादी ग्रामीण अंचल की आबादी है। कभी उन्होंने राजनीतिक तौर से तो अपने आप को उसकी भागीदारी में समझा ही नहीं है। तो जब मैं बतौर विधायक कल मेरे क्षेत्र में मैंने एक महिला सशक्तिकरण अभियान के तौर पे एक एनजीओ के तहत कार्यक्रम भी रखा था। उसमें मेरी विधानसभा से सिर्फ काफ़ी महिलाएं थी, हज़ारों की तादाद में महिलाएं थी और उनसे बातचीत की। तो मेरा ये कहना है अब उनकी सोच बदल रही है, बिकॉज डिजिटलाइजेशन हो रहा है। पहले लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, अब उस स्मार्टफोन पे जब वो देखती हैं, चाहे वो न्यूज़ देखती हैं, चाहे वो वीडियोस देखती हैं और इन्फॉर्मेशंस देखती हैं, वो इस हिसाब से अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं। सोच बदल रही है। वो अपनी सोच को तो तब बदलेंगी जब उन्हें ग्रोथ का अवसर मिलेगा। तो वो इंतज़ार कर रही हैं कि कोई हाथ पकड़ करके उनको आगे लेकर के आए, वो रास्ता दिखाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बीइंग अ वुमेन, और मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस ग्राउंड पे रहा है मेरी ग्रामीण अंचल की महिलाओं के साथ, दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी। अगर वो आपको प्रॉमिस कर देती हैं तो दे आर डेफिनेटली विद यू। एंड सेकेंडली, दे आर वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनती हैं। सिर्फ घर को नहीं, वो अपने घर के साथ साथ कृषि में अपने हस्बैंड का हाथ बटाती हैं और सारी चीज़ों को समझती हैं। लेकिन उनको राजनीतिक रूप से आगे लेकर के आना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप वहाँ की महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा। जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं आई थी तब मुझे लगता था कि शायद राजनीति एक जादू की छड़ी जैसा होता होगा और उस छड़ी को घुमाएंगे एंड यू कैन सी द चेंजेस अराउंड। बट या व्हेन आई केम इनटू इट आई रियलाइज्ड, और विपक्ष में होने की वजह से रियलाइजेशन और भी हार्डर और फास्टर हुआ कि बहुत सारे रूल्स और नियम हैं। जैसे कि विधानसभा में जब हमें बजट्स मिलते हैं तो वो बजट 5 करोड़ बोले जाते हैं, जिसमें से आपका सिर्फ हमें 4 करोड़ 90 लाख ही मिलता है।
जो बाकी का जनता का पैसा है, जो जनता को जनता के नाम से दिया जाता है विधायक निधि के रूप में, उसमें से आपका 1,10,00,000 जो है सिर्फ जीएसटी के नाम पे काट लिया जाता है। तो ये किस तरीके की मतलब सरकार के द्वारा ये क्या है कि आपने खुद का ही पैसा दिया और उसी पैसे को वापस से ले लिया, ये एक अजीब सी बात है। दूसरी बात ये है कि ग्रामीण अंचल में जब मैं जाती हूँ तो मेरी जो महिलाओं को लेकर के सोच है, मुझे लगता है कि किसी भी महिला को आगे बढ़ाने के लिए पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट लिटरेसी, इट्स नॉट ओनली अबाउट डिग्रीज, इट्स अबाउट कि अगर एक विमेन पढ़ रही है तो उसको वो आगे जाकर के किस तरीके से इस्तेमाल करने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अ प्रॉपर काउंसलिंग सेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर विमेन, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरीके से हनुमान जी अपनी पावर भूल गए थे और उसे याद करने के लिए, जी बिल्कुल, तो उसी तरीके से आपको इन्हें भी मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब कई बार आप बहुत कठिनाई में होते हो लेकिन आप कठिन से कठिन कार्य भी कर जाते हो, उसका क्या रीज़न होता है? उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि आप उस समय अकेले होते हो और आपके इर्द गिर्द कोई ये बताने वाला नहीं होता कि तुम ये नहीं कर सकते हो। और मैं ये कह रही हूँ, अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि तुम ये कर सकती हो, तो कम से कम उस महिला को ये मत बोलिए कि तुम ये नहीं कर सकती हो। सो दीज आर द थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपसे MLA लैड के बारे में बात की, मेरा मेन जब मैं आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट कि ये किस तरीके से हम इससे योजनाएं बना सकते हैं क्या, क्योंकि मेरी ये सोच थी कि जिस भी जनपद में जिस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उस वहाँ के बेसिक उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़, क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल मिलना इजी होता है, और विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए हम इस तरीके की फैक्ट्री और इंडस्ट्री डालें जहाँ पे निचले स्तर से लेकर के उस फैक्ट्री का मैनेजर और हाईएस्ट स्तर तक का लेवल एक महिला हो। और जब हम महिलाओं को इस तरीके से सशक्त करेंगे, उनके घर के अंचल में, प्रांगण में उनको बिजनेसेस और ऑक्यूपेशंस ला करके देंगे, तो हम उनको स्वावलंबन, उनका स्वाभिमान बढ़ाएंगे, उनको हम ये एहसास दिलाएंगे कि आप इक्वल हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जिस समय एनडीए की सरकार बनी तो एनडीए की सरकार ने सर पे सहरा बांधा और जगह जगह वोट मांगा कि हम लॉ एंड ऑर्डर को बदल देंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम अच्छा कर देंगे। लेकिन वास्तविकता आप आज देखिए, आज हर थाने पे इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है कि सिर्फ जो अमीर है उसकी एफआईआर्स लिखी जाती हैं। जो अमीर है उसके नाम पे ज़मीन की, जो आपकी राजस्व विभाग की जो ज़मीनें हैं, उसकी मापी उनके अनुसार की जाती है। भ्रष्टाचार में लिप्त है एक एक थाना, और ये जो वसूली का सिस्टम है उसने आज लोगों को निचले स्तर पे कमर तोड़ दी है, लोगों को परेशान करके रख दिया। अगर हम महिलाओं की भी सुरक्षा की बात करें तो आए दिन जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, छेड़खानियां हो रही हैं, छीन छिनौतियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, अपराध का एनसीआरबी का आंकड़ा आपकी सरकार का आंकड़ा है। दिस इज अ नेशनल, यू आर हैविंग द सेंसस एंड इट्स विद यू, और आप उसको सामने से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, और ये आंकड़ा बढ़ने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। सरकार तो कहती कानून व्यवस्था एकदम, इसके लिए मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आप कम उम्र के, कहते हैं ना कि जब एक मिट्टी का बर्तन बना रहे हो तो आपको बाहर से तो जो कुम्हार है वो उसको चोट देता है और अंदर से उसको सपोर्ट करता है, और यही चीज़ एक बच्चे के मन के साथ होती है जब वो टीनेज से लेकर के एक हायर एज की तरफ जाता है। इस समय उसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक अच्छे संस्कार, एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा, ये सारी चीज़ें अगर मिल जाए तो वो भी एक बहुत सुंदर सा मटके के रूप में बन सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज हमारे पास ना तो गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ना हम हिंदी मीडियम से अपने वन कंट्री वन एजुकेशन, वन स्टेट वन एजुकेशन की स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। आज हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, जबकि आगे जाके सारी पढ़ाइयाँ अंग्रेजी में है, और फिर हम अंग्रेजी में जब वो फेल हो जाते हैं, उन एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते, हम ये उनको दर्शाते हैं, हम उनको हिंदी मीडियम में भी क्या उस तरह की एजुकेशन मिल पा रही है? देखिए, हिंदी मीडियम सबसे पहली बात तो ये है कि वही उनके कॉन्फिडेंस को लो कर दे रही है। उन्हें जब वो इंग्लिश में खिटपिट करते हुए लोग दिखते हैं तो वो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे मुझे तो ये नहीं आता, मैं इसमें कमज़ोर हूँ। और उसके बावजूद भी समय समय पे देखिए, एक शिक्षक का भी समय समय पर एग्ज़ाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से समय बढ़ता चला जा रहा है, इस बार के आपने नीट के रिजल्ट्स देखे होंगे, मुझे लगता है आज तक के रिजल्ट्स में ये पहली बार हुआ है कि नीट के रिजल्ट्स में इतने सारे बच्चों के 720 में से टोटल नंबर्स आए हैं। सो मेनी स्टूडेंट्स हैव टॉप्ड ऑल टुगेदर। तो जब इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं तो उस तरीके का हमें टीचर भी
तैयार करना पड़ेगा, और उन टीचर्स को ऐसा तैयार करने के लिए उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, समय समय पे उनके एग्ज़ाम्स लेने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस तो हमारे प्राइड है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में रैंक ला करके जाना एक बड़ा कार्य है और मुश्किल है, लेकिन वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वहाँ जाना एक बच्चे के लिए शर्मिंदगी बन रहा है। और ये क्यों बन रहा है, ये सरकार इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। और तो जैसे कि मैं क्राइम से रिलेट करना चाहती थी, जब एक बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं ले पाता है, अपने आप को वो विफल लाइफ में महसूस करता है, तब वो इजी टारगेट्स ढूंढता है, कोई इजी मनी के वेज ढूंढता है, और तब धीरे धीरे उसके अंदर ये क्राइम की तरफ जाने का होता है। और कई बार ऐसा होता है कि निर्दोषों को पुलिस, क्योंकि ये मेरे सामने कई बार हुआ है, जब निर्दोष बच्चों को पुलिस ले जाती है, हिरासत में रखती है, उनको टॉर्चर करती है, मारती पीटती है, तो आज अगर उन्होंने क्राइम ना किया हो, अगली बार उनके अंदर से वो डर खत्म हो जाता है। और दिस इज़ द रीज़न वाई द NCRB आंकड़ा जो आपके सामने है वो ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, वाई क्राइम्स आर इंक्रीजिंग। बेरोजगारी भी इसके पीछे कारण हो सकता है, बेरोजगारी की वजह से। इट इज़ अ विशियस साइकिल, एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ है। चलिए, अब विधानसभा में क्या लगता है आपको, किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके रहेंगे, जो आप करना चाह रही हैं? देखिए, आज जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं, हमें गवर्नमेंट से अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ की उम्मीद है। हम आपसे नहीं चाहते इस डिजिटलाइज वर्ल्ड में कि आप एक जादू की छड़ी उठाएं और सब कुछ बदल दें, लेकिन जो हमारा बेसिक मूलभूत अधिकार है वो तो हमें दीजिए। सिंचाई के लिए पानी नहीं है, कृषि उसके लिए परेशान है, MSP खाद आपको नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ अगर हम बच्चों को देखें, उनकी शिक्षा में कोई बेटरमेंट नहीं है, उनकी नौकरियों में कोई बेटरमेंट नहीं है। आज संविदा के नाम पे हर जगह उनके साथ दलालियाँ हो रही हैं, इतने इतने पैसे उनसे लिए जा रहे हैं, करप्शन हो रहा है, और हर एक साल बाद 11 महीने बाद उसको रीन्यू करने के चक्कर में उनसे पैसे जो हैं वो लिए जा रहे हैं। सो एवरीवेयर एवरीवन इज़ वेरी मच, वो सफोकेट हो रहे हैं लोग। 69,000 भर्ती जो थी हमारे बच्चों की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि ये जो हैं बच्चे ठीक हैं और उनके पक्ष में इन बच्चों को जो है उनकी अलॉटमेंट्स किए जाएं, और फिर सरकार ने कुछ धांधली की, कुछ इस तरीके के काम किए और उसको बीच में ला करके रोक दिया। तो ये सरकार निरंतर, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारी कोई भी पीढ़ी हो, हर पीढ़ी को परेशान करने का काम कर रही है। धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर रागिनी, जिन्होंने सरकार की नीतियों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष का काम है सिर्फ चिल्लाना। धन्यवाद।